Hello everyone, I'm Shivani and welcome to Civil Series. As you see a thumbnail, आप जान चुके होंगे कि ये वीडियो किस चीज़ पर बेस है। तो कुछ दिन पहले वीडियो पे एक कमेंट आई थी कि जो बीएमसी का सिलेबस है, बीएमसी सब इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर फॉर सिविल इंजीनियरिंग, जो सिलेबस है वो क्या है, या फिर जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उसमें से हाई वेटेज सब्जेक्ट कौन से हैं और कौन से सब्जेक्ट पहले करने हैं और कौन से सब्जेक्ट बाद में करने हैं, इस तरीके का वीडियो आप पोस्ट कीजिए। ठीक है, तो ये कमेंट आई थी, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो इस वीडियो में हम पहले देखेंगे कि जो बीएमसी का टेक्निकल का सिलेबस है वो क्या है, कितने सब्जेक्ट्स हमें दिए गए हैं, और डिटेल में हम वो सारे सब्जेक्ट्स देखेंगे। फिर उसके बाद कौन से सब्जेक्ट्स हमें पहले करने हैं या फिर कौन से सब्जेक्ट हाई वेटेज के हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हम पहले करेंगे, और कौन से सब्जेक्ट हमें बाद में करने हैं, या फिर अगर हम साइमल्टेनियसली भी करना चाहें तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ कि कहाँ से आप नोट्स बना सकते हो, और नेक्स्ट है कि जो एमसीक्यू आप सॉल्व कर रहे हो वो आप कहाँ से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जो बीएमसी के एमसीक्यू है वो ज़्यादा हमें अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए हमें रेफरेंस देखना पड़ेगा और किसी और जगह से हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, जो जिसकी वजह से हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमें और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, या फिर कैसे रिवाइज करना है जो भी हमने लिखा हुआ है उसमें से किस पॉइंट पर हमें जोर ज़्यादा देना है, या फिर कौन सा पॉइंट है जो हमें ज़्यादा रिवाइज करना है, वो हमें एमसीक्यू से ही पता चलेगा। तो इसलिए ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ। और पहले हम इस वीडियो में सिलेबस देखेंगे, जो टेक्निकल का सिलेबस है। अगर नॉन टेक के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो नॉन टेक में रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड एक पार्ट है जो 20 मार्क्स का है, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो जीएस जीके का पार्ट है, तो वो 20 मार्क्स का है। तो कुल मिला के 40 मार्क्स जो है वो आपके नॉन टेक में आएंगे। तो 40 मार्क्स में से मेरे हिसाब से अगर आपको रोज पढ़ाई करनी है नॉन टेक की, तो पहले आप जाइए रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के साथ, क्योंकि वो आपको आउट ऑफ मार्क दे सकते हैं। 20 में से 20 आप ले सकते हो अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो। और जो एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चंस है वो आप किसी भी आईबीपीएस एग्जाम से लगा सकते हो, या फिर वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो उन क्वेश्चंस की। तो डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। और जो जीएसटीके का पार्ट है वो आप क्या कर सकते हो, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो, जो कोई भी हमारी यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की एग्जाम हो रही है वहाँ से देख सकते हो, या फिर जो कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सिलेबस में दिए गए होंगे, तो उन पॉइंट्स में से जो भी आपको आसान लगता हो वो आप पहले पहले करिए। फिर बाद में जब आपका टेक्निकल सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा तो उसके बाद आप जीएसजी के फुल कंप्लीट करिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं, जो टेक्निकल सिलेबस है वो हम पहले देखते हैं। क्वेश्चन पेपर में जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है वो हम देख लेते हैं। तो टोटल 100 मार्क्स की एग्जाम होती है और 100 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से जो टेक्निकल पार्ट है तो वहाँ पे 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर 60 मार्क्स फ्रॉम 12 सब्जेक्ट्स। और जो सेकेंड नॉन टेक पार्ट है उसमें से 20 क्वेश्चंस आर ऑन एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग for 20 marks, and second 20 questions are on GS GK part for 20 marks। अब इस GS GK में क्या आता है, तो GS GK में आपको करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करनी है। ठीक है, और इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग जो है वो है, इसलिए आपको बहुत सोच समझ के जो क्वेश्चंस है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इसमें है। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। और इन क्वेश्चंस में क्या है ना, इस एग्ज़ाम में
जो टेक्निकल पार्ट है उसको ज़रा ज़्यादा वेटेज है, 60 क्वेश्चन है उसमें। और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है एप्टीट्यूड रीजनिंग का, तो यहाँ पे ही आपको 80 मार्क्स मिल जाते हैं। अगर ये पार्ट आप अच्छे से करें तो यहाँ पे ही आप 80 मार्क्स करेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर आप इस 20 क्वेश्चंस पर जा सकते हैं। तो ठीक है, हम टेक्निकल सिलेबस जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ये टेक्निकल सिलेबस में जो बीएमसी सब इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर, इस एग्ज़ाम के लिए ये 12 सब्जेक्ट्स है, जिसमें से पहला है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, सर्वेइंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर्स, डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, then estimating, costing and valuation, then highway engineering, then bridge engineering, and last is environmental engineering. These are the 12 subjects for the technical section. अब जो एक एक सब्जेक्ट है वो वन बाय वन हम देखेंगे, मतलब जो डिटेल जो कोई पॉइंट्स है उसमें से वो भी दिए गए हैं, तो वो डिटेल पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल। तो ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। और इनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है वाटर सीमेंट रेशो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अब तक के एग्जाम में। और एक है वो मिक्स डिज़ाइन, मतलब मिक्स डिज़ाइन में से वो सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब M5, M7.5 एंड M10 का जो मिक्स प्रोपोर्शन है वो क्या है, यहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर आप यहाँ पे कंक्रीट है, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज है, कंक्रीट पर टेस्ट किए जाते हैं वो है, फिर फैक्टर अफेक्टिंग है, फिर एग्रीगेट दिए गए हैं, फिर स्टोन, ब्रिक्स, सीमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। इस पे जो कोई टेस्ट होती है या फिर इसका जो कंपोजिशन है वो आपको पता करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, मतलब उन चीज़ों पर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर है लाइन, लाइन पर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर इसमें से मतलब इम्पोर्टेंट बहुत सारी चीज़ें हैं, पर कुछ कुछ पार्ट पर ज़रा ज़्यादा कंटिन्यूसली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, फाउंडेशंस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इस सब्जेक्ट से आपको बहुत सारे मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चंस इसी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, ना कि बीएमसी में। तो हर किसी एग्जाम में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉम कहते हैं हम इसे। तो इसमें से भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ पॉइंट होते हैं ना किसी सब्जेक्ट में, तो वहाँ से रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन पॉइंट्स में एक है कि इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर है फिक्स्ड एंड मूवमेंट, फिक्स्ड एंड मूवमेंट एक छोटा सा पॉइंट है, पर उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर आपको कोई बीम दिया जाएगा और उसकी शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट क्या है, या फिर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कहाँ पे आ रही है, ये आपको पूछा जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेन के फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट जो कि डिफरेंट शेप्स के लिए डिफरेंट मूवमेंट्स है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट ना ज़्यादा थ्योरेटिकल की तरफ ना जाते, ये ज़्यादा फॉर्मूलेस पे बेस है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, अगर आप एक बार कर लेना तो इससे इजी सब्जेक्ट मुझे नहीं लगता कि कोई है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, क्योंकि इसमें ना सारे फॉर्मूलाज है और लॉजिक से आप ये जो सिलेबस है इसका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं और याद भी अच्छे से रख सकते हैं। और बहुत टिपिकल क्वेश्चंस इससे सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, तो ये सब्जेक्ट भी आपको मेरे हिसाब से पहले करना चाहिए। देन है दिस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्टील स्ट्रक्चर। ये दोनों सब्जेक्ट है ना वो आप साइमल्टेनियसली कर लेना, क्योंकि इसमें से जो बहुत सारे पॉइंट्स है ना वो कॉमन है, इसलिए अक्सर ये दोनों सब्जेक्ट साथ में पढ़े जाते हैं। देन फिफ्थ सब्जेक्ट इज डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो इसमें WSM, वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड, इन दोनों का भी पार्ट यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से भी जो क्वेश्चंस, मतलब जो फिक्स डेटा होता है ना, मतलब किसी बीम का या फिर किसी कॉलम का, तो वो जो फिक्स्ड चीज़ें होती है, फिक्स्ड वैल्यूज होती है, फिक्स्ड नंबर्स होता है, तो उन चीज़ों पर ना ज़्यादा फोकस करिएगा जब भी आप सिलेबस से या फिर इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे।
देन होता है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इसमें से ना जो मेजर पार्ट है वो रिलेटेड टू सीपीएम एंड पर्ट है। तो जो सीपीएम पार्ट अगर आप इस सब्जेक्ट्स में से जो कवर कर लो तो आपका मेजर पार्ट इस सब्जेक्ट में से कवर हो जाएगा। इस नेटवर्क एनालिसिस में सीपीएम एंड पर्ट आ जाते हैं, और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स भी है, पर इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। पर फिर भी अगर आप कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो तो वो पूरा करिए, क्योंकि किसी भी पार्ट में से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताती हूँ कि सीपीएम जो है क्रिटिकल पाथ मेथड, एंड पर्ट को क्या कहते हैं हम, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। यहाँ से एक शॉर्टकट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कैड। ओके, सी इज द क्रिटिकल पाथ मेथड, ए इज द एक्टिविटी ओरिएंटेड, एंड डी इज द डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। देन पर्ट, पेप, P is for program evaluation and review technique, E is for event oriented, and P is for probabilistic approach। इस तरीके से आप शॉर्टकट बनाकर ये सिलेबस या फिर ये सब्जेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसमें हैं, बहुत से फॉर्मूलाज इसमें दिए गए हैं, जो कि है अर्ली स्टार्ट टाइम, देन अर्ली फिनिश टाइम, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं इसमें, और सिंपल है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप ज़्यादा रिवाइज करके कर लो इस सब्जेक्ट को तो ये भी हो जाएगा। देन सर्विंग, दिस इज इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। बहुत सारे एग्जाम्स में सर्विंग पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो अभी WCD की जो एग्ज़ाम हुई है, अगेन जो कंडक्ट की गई थी एग्ज़ाम, उसमें से लोकल अट्रैक्शन, मैंने जो एग्ज़ाम दी थी या फिर मैं जो जिस शिफ्ट में थी वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और मेजरली लेवलिंग पर और काउंटर्स पर, थियोडोलाइट पर, इन सारी चीज़ों पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कर्व्स के फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, फिर प्लेन टेबल की कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, मेथड्स है, वो इम्पोर्टेंट है, वो आप कर सकते हो। चेनिंग इम्पॉर्टेंट है ये। ओके, सो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। वैसे सर्विंग इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इजी भी है, अगर आप एक बार कर लो तो ये आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट नहीं है। देन एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सो दिस सब्जेक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और जो एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन है ना, ये सब्जेक्ट ना TPA एंड ATP इन एग्जाम्स में ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चंस इन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर BMC में इस सब्जेक्ट को आप सेकंड टाइम या फिर थोड़ा बाद में, मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो सब्जेक्ट कवर होने के बाद भी इस सब्जेक्ट पर आप जा सकते हो। देन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो इसमें से भी जो शॉलो और डीप फाउंडेशन है ना, मतलब पता नहीं पर क्यों जो फाउंडेशन पर बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं ना, फाउंडेशन पर कौन सा फाउंडेशन को हम क्या कहते हैं, फिर डेफिनेशन की तरीके से, मतलब उस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जियोटेक पर। और स्टेबिलिटी पर भी पूछे जाते हैं, फिर स्ट्रेसेस पर भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, एंड शियर रेजिस्टेंस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। देन हाईवे इंजीनियरिंग, हाईवे में से जो वैल्यूज़ की तरह के क्वेश्चंस है, वैल्यूज़ है, बहुत सारी वैल्यूज़ दी गई है हाईवे में, तो उन तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज है हाईवे में, तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं। और जो ट्रैफिक के जो रूल्स है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं हाईवे में से। देन नेक्स्ट ब्रिज, ब्रिज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। सो ब्रिज को भी मैं सेकेंड टाइम पर ही रखूँगी, क्योंकि जब आपका पूरा सिलेबस हो जाए, क्योंकि ब्रिज पर ना क्या है, पूछे जाएंगे तो एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक और दो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मार्क्स से आपकी पोस्ट रह जाती है। तो इसे भी करना उतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना आप जो हार्ड सब्जेक्ट है वो करेंगे उतना ही इसे भी करना इम्पोर्टेंट है। पर ये वीडियो में मैं ये बता रही हूँ कि कौन से आपको पहले करने हैं, पहले कौन सी आपकी प्रायोरिटी होंगी और सेकंड कौन सी प्रायोरिटी होगी। करना तो आपको पूरा सिलेबस है, पर जो आपको स्टार्टिंग करना है वो किस तरीके से करना है ये हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। देन लास्ट इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अभी ये जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में है, तीन पार्ट है, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये तीन पार्ट दिए गए हैं। तो तीन पार्ट में से डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी है, डिफरेंट क्वेश्चंस है, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें वैल्यूज़ की बेसिस पर है, डेफिनेशंस है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से देखनी है।
इसका भी सिलेबस बहुत ज़्यादा है और ये भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट निकाली है जिसमें जो सब्जेक्ट फर्स्ट आपको कवर करने हैं वो दिए गए हैं, और जो सब्जेक्ट आपको बाद में करने हैं then go to these subjects. Okay, so first you cover these subject and then go to these subjects. So इसमें से जो फर्स्ट कवर करने हैं वहाँ पे से सब्जेक्ट्स है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, ओके, BCM, then strength of material, SOM, then CPM, survey, then geotech and environmental engineering. These are the important subject. First cover all these subject, all these 6 subjects, and then go to theory of structure, steel structure, DRCS, and then go to estimating, highway engineering, and then go to bridge. Okay, this is how the syllabus, or this is how the subject you should do first and you should do later. सो फर्स्ट BMC, अगर एक बात है ना, अगर आपने अभी सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है या फिर आप न्यू कमर है, न्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो BMC का, तो पहली चीज़ है कि जो कोई भी सब्जेक्ट्स है, अगर आपको पता नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट पहले करने हैं कौन से बाद में करने हैं, तो आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हो कि इन्हें, ये जो सब्जेक्ट है इसे पहले कर सकते हो, जो ये 1st to 6 है सब्जेक्ट शुड फर्स्ट कवर, तो ये सब्जेक्ट्स आप पहले कर सकते हो, बाद में आप जो जो सेकंड कॉलम में सब्जेक्ट है वो कर सकते हो। तो जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हो तो पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि उसकी थियोरी कवर करना। ओके, थियोरी भी कौन सी कवर करना है, जो कि आपको सिलेबस में मेंशन है। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि कोई सब्जेक्ट लेते हैं और उसकी पूरी PhD कर डाल देते हैं, हर एक पॉइंट उसका पढ़ लेते हैं और बाकी के सब्जेक्ट उनके छूट जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जो भी सिलेबस में पॉइंट्स है, ओके, जो भी पॉइंट्स सिलेबस में है वो आपको कवर करने हैं, ठीक है। बाद का जो कोई भी पॉइंट है वो आपको कवर नहीं करना है, या फिर आप सोच रहे हो कि WCD में इस पॉइंट पर क्वेश्चन आया था तो मैं ये भी पॉइंट इसमें ऐड कर लेता हूँ, नहीं, इस तरीके से नहीं होती पढ़ाई। यहाँ पे आपको क्या करना है, BMC के सिलेबस में जो पॉइंट है उन्हीं पॉइंट्स की आपको थ्योरी की नोट्स निकालनी है, ठीक है। कोई भी और पॉइंट जो सिलेबस के बाहर का है वो आपको ऐड नहीं करना है, ठीक है। सेकंड क्या करेंगे, आप जो भी आपने नोट्स बनाई है उसे आप रिवाइज करेंगे, ओके, रिवाइज करेंगे एक बार, आपको समझ आए ना आए फिर भी आप एक बार उसे रिवाइज करेंगे। थर्ड क्या करेंगे, आप PYQ लगाएंगे। अब एक बात है कि BMC के PYQs अवेलेबल नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, और इसके साथ क्या कर सकते हैं, हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा सकते हैं। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ से लगाएंगे, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आप जा सकते हैं सिविल सीरीज पर, मतलब मेरे चैनल पर। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक एक क्वेश्चन मैं रोज अपलोड करती हूँ, कम्युनिटी सेक्शन में आप जाके देख सकते हो। और मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के वीडियो भी बनाए हैं, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और भी क्वेश्चंस के वीडियो आएंगे चैनल पर, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो। और सेकंड ऑप्शन है आपके पास जो इम्पोर्टेंट है, वो है MPSC के क्वेश्चन पेपर्स। तो MPSC से आप जो MPSC मतलब MPSC में जो क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे, MCQ टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे ना, तो वहाँ से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि उस लेवल के क्वेश्चंस आपको BMC में देखने को मिलेंगे फॉर सब इंजीनियर। एंड फॉर जूनियर इंजीनियर यू कैन गो टू ऑल द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्वेश्चन पेपर्स, पर जो भी सिलेबस के रिलेटेड है वही क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्वेश्चंस करने के बाद आपके पास क्वेश्चंस की, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपने लगाए हैं उन क्वेश्चंस की आपके पास नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्या करते हैं ना, आप जब थ्योरी निकालते हो ना तो वहाँ पे आपको अलग पॉइंट मिलते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं जो आपको मतलब लिखना याद नहीं रहता, या फिर वो पॉइंट्स मिलते नहीं है, पर वो पॉइंट्स आपको क्वेश्चन के तरीके से या फिर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में मिल जाते हैं, तो वो पॉइंट्स भी आप ऐड कर लेना, फिर आपके पास थ्योरी की नोट्स मिल जाएगी और क्वेश्चंस की भी नोट्स मिल जाएगी। फिर बाद में क्या करना है आपको, क्वेश्चंस एंड थ्योरी ये सब कुछ आपको रिवाइज करना है अगेन, ओके। दिस इज सेकंड टाइम, दिस इज फर्स्ट टाइम। देन अब क्या है ना, आपके पास फर्स्ट भी रिवीजन हो गई, सेकंड भी रिवीजन हो गई, अब आप निकाल सकते हैं शॉर्ट नोट्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि सेकंड रिवीजन तक मुझे उतना पता नहीं चला, तो आप थर्ड रिवीजन भी कर सकते हैं और उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको जाना है
अगर आपकी शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बन गई तो जब भी आप उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे तो आपको शॉर्ट नोट्स ही पहले देखने हैं, क्योंकि क्या है ना, शॉर्ट नोट्स में हम ऐसे पॉइंट लिखते हैं जो कि हमें याद नहीं रहते। जो पॉइंट हमें याद है, मतलब जैसे कि हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ में क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये सिंपल चीज है, वो हमें याद रहती है, तो ये चीज तो हम शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखेंगे ना। तो इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें याद नहीं रहती है, इसका मतलब क्या है, अगर क्रॉस सेक्शन दिया है आपको, अगर एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है और इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का आपको शेप फैक्टर पूछा है, ठीक है, शेप फैक्टर पूछा है, और इस शेप फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1.5 फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, देन फॉर सर्कुलर 1.697, फॉर डायमंड 2। ओके, इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना जो आपको याद नहीं रहते, उस तरीके के क्वेश्चंस की आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, और जो आपको याद रहता है तो वो तो हमेशा याद रहेगा, तो उसको आपको शॉर्ट नोट्स में नहीं डालना है, तो उसको आपको इस थ्योरी में ही रख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जाएंगे जब भी आप पढ़ाई करेंगे। और एक बात है कि कोई लोग ऐसे होते हैं कि उनको एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट लास्ट तक पढ़ना नहीं होता, तो बोर हो जाता है एक सब्जेक्ट पूरा करना। तो क्या कर सकते हैं आप, जब भी आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल पढ़ रहे हो तो उसके साथ क्या करेंगे आप, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, ये सब्जेक्ट कर लेना, ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली कर लेना। फिर बाद में जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सेकंड, ये क्या नहीं, ये जो सिलेबस है, इसका जो सिलेबस है वो फॉर्मूले के बेसिस पर है, तो इसके साथ आप कर सकते हैं ब्रिज, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी वाला सब्जेक्ट है। फिर सीपीएम के साथ आपको जो अच्छा लगे वो सब्जेक्ट कर लेना, फिर सर्वे के साथ जो आपको अच्छा लगे वो सब्जेक्ट कर लेना, जियोटेक के भी साथ सेम, और एनवायरनमेंट के भी साथ भी सेम, ठीक है। इस तरीके से आप पूरा सिलेबस कवर कर लेना। पहले तो एक टाइम निकालना कि उस टाइम तक आपकी थ्योरी की नोट्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। क्या कर सकते हैं आप, पहले सारी थ्योरी कंप्लीट कर लेना, फिर सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाने के बाद आप एमसीक्यू पे चले जाना, अगर आपके पास बहुत वक्त है, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 से ढाई महीने बचे हैं हमारी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इतने धीमे धीमे तरीके से अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमारा सिलेबस कवर होने के लिए इतनी देर लग जाएगी, ठीक है। तो आप एक शेड्यूल बनाइए कि एक 20 या 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर आप पूरी थ्योरी निकाल लोगे विद एमसीक्यू। जब भी आपको टाइम मिलेगा तब आप एमसीक्यू के भी नोट्स बनाएंगे। तो इस तरीके से आप पूरा सिलेबस कवर कर लेना, फिर वो जो 1 महीना बच जाएगा उसमें आप रिविजन कर लेना, ठीक है। देन नेक्स्ट नोट्स का क्वेश्चन आता है, तो नोट्स कहाँ से निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन है रेफरेंस बुक, ठीक है। पर क्या है ना, अभी हमारे पास टाइम नहीं है उतना कि हम रेफरेंस बुक निकालेंगे और रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस लेंगे और उससे पढ़ाई करेंगे, तो उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। रेफरेंस बुक इज ऑल्सो एन गुड ऑप्शन, पर जब भी आपके पास टाइम हो तब गुड ऑप्शन है। तो आप फिलहाल आप क्या कर सकते हो कि जो क्वेश्चंस के नोट्स है वो आप ले सकते हो किसी भी क्लासेस के नोट्स से, ठीक है, किसी भी क्लासेस के नोट्स से ले सकते हो। क्लासेस की नोट्स आपको कहाँ से मिल जाएंगे, मतलब जो मिड इजी की नोट्स है, सेकंड एज की नोट्स है, थर्ड किसी भी प्राइवेट ट्यूशंस की नोट्स है जो भी सिविल इंजीनियरिंग के और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की क्लासेस पे पढ़ा रहे, या फिर एमपीएससी की। यहाँ पे क्या हुआ है ना, इस साल एमपीएससी की एग्जाम ना थ्योरेटिकल दी गई, तो एमपीएससी की आपको उतने डिटेल लेक्चर्स करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप जो एडीआर की बैच है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बैच है उस बैच के नोट्स आप ले सकते हो। फिर एमसीक्यू के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, फर्स्ट है एमसीक्यू एमपीएससी की कर सकते हो आप, सेकंड यूट्यूब पर से कर सकते हो। यूट्यूब के लिए आपके पास ऑप्शन है सिविल सीरीज का। देन आपको रिवाइज करना है, क्वेश्चंस क्वेश्चंस भी रिवाइज करने हैं और थियरी भी रिवाइज करनी है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, पढ़ाई करनी है। और जो भी प्रेफरेंस है ना क्वेश्चंस का, तो वो क्वेश्चन का जो प्रेफरेंस है, जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना उस तरीके से कभी भी पढ़ाई होनी चाहिए। तो पहले आपको अंदाज़ा आना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब जब भी आपको लगे आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो क्या करिए ना, किसी भी ट्यूशन क्लास का जो टेस्ट सीरीज है, जो टेस्ट सीरीज है वो आप ले सकते हैं। तो उन टेस्ट सीरीज में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस की भी आप रिवीजन कर लेना। उस क्वेश्चंस में से भी जो एक्सप्लेनेशन में आपको डेट टाइम मिलता है वो भी ले लेना। जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस है
वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, थियरी जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो उसमें हमें कभी ना किसी पॉइंट के थियरी जो है वो कम मिलती है, पर अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो उसी पॉइंट की कुछ अलग अलग तरीके की थियरी आपको मिलती है, और उस तरीके की थियरी आजकल पूछी जा रही है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से इसे पूरे मिला के आप ऐसे सिलेबस आपका कवर कर सकते हो और पॉजिटिवली एग्ज़ाम दे सकते हो। और ठीक है, तो ये सारा सिलेबस है बीएमसी का। और बीएमसी के जो हाई वेटेज सब्जेक्ट, हाई वेटेज तो नहीं बोल सकते, पर जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो 6 मैंने पहले दिए हैं और बाद में 6 दिए हैं। आप साइमल्टेनियसली भी कर सकते हो या फिर सिंगल सिंगल एक सब्जेक्ट भी आप कर सकते हो। और ये जो आपका टेक्निकल सिलेबस है ना, वो जब कंप्लीट हो जाए उसके साथ आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग है वो रेगुलरली करना है। ठीक है, रेगुलरली इसके 10 क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करने ही करने हैं। अगर ये आपका कंप्लीट हो जाए, मतलब टेक्निकल आपका कंप्लीट हो जाए, तो फिर आप जीएस जीके के पास जाना और फिर उसकी पढ़ाई करना। ठीक है, क्योंकि क्या नहीं, यहाँ पर ही आपके 80 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। अगर ये आप कंप्लीटली बहुत अच्छे से रिवाइज करके क्वेश्चन सॉल्व करके ये जब कंप्लीट करते हो ना, तो आपका मेजर पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। तो पहले ये करिए फिर बाद में ये करिए, ऐसा मेरा मानना है। जैसे आप जैसा करना चाहते हो वैसे करिए, जैसा आपको सुटेबल हो, जैसे आपको सब्जेक्ट सुटेबल हो, जो भी सब्जेक्ट आपको पहले करना हो बाद में करना हो, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। पर फिर भी अगर किसी को आइडिया नहीं आ रहा है कि किस तरीके से करना है, तो उनके लिए ये वीडियो है। एंड आपने ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखा, इसके लिए थैंक यू। एंड पढ़ाई करना, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।